आप हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा और आज हमारा खसूसी प्रोग्राम जो है उसका ताल्लुक वक्फ बिल से है। बड़ी कंट्रोवर्सी चली, अभी भी चल रही है। अवैसी साहब ने तो बिल ही फाड़ दिया वो असेंबली में और एक तमाशा खड़ा कर दिया। इसके ऊपर डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है कि ये कम्युनल इसमें एंगल भी है और बल्कि एंगल है नहीं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ावा देके कम्युनलिज्म की तरफ इसको ले जाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या बाएं बाजू की जितनी पार्टियां हैं वो भी इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ भारत की और एशिया की नामी ग्रामी सीनियर सहाफ़ी अंबर जैदी साहब हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बहुत-बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी जी। यू वेलकम। ये मुस्लिम हैं, लेकिन ये भारतीय हैं, ये इंडियन हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जो है वो अ, एक और गेस्ट भी जुड़ेंगे, ओमकार चौधरी साहब। तो उनसे भी हम जानेंगे, ओमकार चौधरी साहब से भी। लेकिन पहले अंबर जी, इसमें जहां तक मुझे मेरा जहां तक आइडिया है, इसमें तीन चीजें हैं मेन। एक तो जी, ये है कि जो वक्फ की रजिस्ट्रेशन होगी प्रॉपर प्रॉपर्टीज की और उसकी ट्रांसपेरेंसी कायम करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा इसके जी। अंदर जो एंगल है वो ये है कि जी इसके नमस्ते, वेलकम। नमस्ते माइक ओमकार लगा जी। ले, माइक लगा ले। शायद हाँ जी अवतार जी, नमस्ते। और जी, तो इसमें जो है वो एक तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ये जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं ये रजिस्टर होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ। नंबर दो इसमें ये है कि वक्फ के बोर्ड के ऊपर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। इस हवाले से तो मेरे ख्याल है कल अमित शाह जी का बयान आ गया है कि इसमें नॉन मुस्लिम कोई नहीं होगा, सारे मुसलमान ही होंगे। तीसरा इसके अंदर जो मैं समझाऊं वो ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका फैसला, आखिरी फैसला जो है वही माना जाएगा जो सरकार करेगी। और चौथा इसमें ये है कि जो डिस्प्यूट्स हैं वक्फ के, जो पहले ये आपस में बैठ के तय करते थे, वो अब भारतीय लीगल सिस्टम के तहत तय होंगे। यानी कि कोई केस है अगर वक्फ का तो वो उसको लेके अदालत में भी जा सकता है। ये मेरी समझ है। तो अंबर जी, चूंकि आपसे बात हो रही थी तो आप इसके ऊपर जरा अपनी राय, कीमती राय से हमारे दर्शकों को नवाजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हम इस बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से तो इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हम लोकसभा, राज्यसभा में भी हमने चर्चा देखी और हमने इतनी टीवी पे चर्चा की है, इतने सवाल, इतना मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन इसके अराउंड हमने देखा है। उसी को लेकर लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। आपने कई सारे बिंदुओं को उठाया है जिसमें हमने कल अमित शाह जी को भी देखा उन पॉइंट्स और उन सवालों पे जवाब देते हुए। एक तो ये कि नॉन मुस्लिम्स का होना कैसे हो रहा है, जबकि हम राम मंदिर ट्रस्ट में या इसमें उसमें बड़े सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं होता? आप सभी की भागीदारी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे इसमें क्यों किया जा रहा है? अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो दूसरे में भी कीजिए। अब देखिए, हम वक़्फ़ की बात करते हैं, सबसे पहले तो वक़्फ़ होता क्या है? वक़्फ़ का मतलब होता है कि अल्लाह की राह में जो भी आप एसेट्स को दान कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से समर्पित कर दें आप समाज के वेलफेयर के लिए, जिसमें हाँ, आप कई सारी कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें वक़्फ़ अलल औलाद होता है, वक़्फ़ फ़ी सबिलिल्लाह होता है, यानी कि समाज के लिए ओपन। और जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी होती है, उसका ओरिजिनल जो ओनर होती है, वो सरकार होती है। कस्टोडियन ज़रूर वक़्फ़ हो सकता है या फिर वक़्फ़ अलल औलाद होता है, तो उसमें जिसके परिवार वालों ने किया है, उसकी औलादे जनरेशन उसकी कस्टोडियन होती है, लेकिन उसमें क्लॉज़ेज़ में डाला जाता है कि कितना परसेंट इसका विधवाओं के लिए जाएगा, कितना बच्चों की एजुकेशन के लिए, कितना हेल्थ के लिए, कितना धार्मिक कार्यों के लिए। तो इस तरह के क्लॉज़ेज़ होते हैं।
अब सेक्शन 40 जिस पे बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन रही और जिसको लेकर मिस यूज भी सबसे ज्यादा रहा, जहां पर हमने सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है उस पे क्लेम की बात हो, या 1500 साल पुराने मंदिर को लेकर उस पे दावा किया जा रहा हो, और ऐसे, या फिर केरला में हाउसिंग सोसाइटी, तो ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसको लेकर 10,000 से भी ज्यादा शिकायतें वक्फ के जो ये मैटर्स रहे इस तरह के, मुसलमान समाज की भी हो और समाज की भी हैं। अब जब हम सेक्शन 40 की बात करते हैं, तो सेक्शन 40 में जब इस तरह का कोई भी लिटिगेशन सामने आता है, तो उस लिटिगेशन में वक्फ के ही लोग उसका सर्वे करते थे, उनका ही फैसला अंतिम फैसला माना जाता था। और अब सवाल ये है कि जब हम डेमोक्रेटिक सेटअप या सबके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो कोई भी लिटिगेशन है, आपने भी सूट फाइल किया हुआ, मैंने भी है, आपका दावा सही है, मेरा दावा सही है, ये तो हम दोनों को साबित करने का अधिकार होना चाहिए। आपने मेरे पर दावा किया है, मैं ही उसको वेरीफाई करूंगी, मेरा ही फैसला अंतिम माना जाएगा, तो ये तो किसी तरह का इंसाफ नहीं हुआ। अब पहले भी सेक्शन 40 के तहत लिमिटेड परव्यू में कोर्ट जाया जा सकता था, लेकिन वो बहुत कम गुंजाइश थी, उसमें अंतिम फैसला वक्फ का ही मान्य होता था। अब यहाँ पर जो सारी प्रॉपर्टीज को रिव्यू करके, रीवेरीफाई करके, उनको डिजिटाइज करके पोर्टल पे डाला जाएगा। और ये सजेशन, आप इस पे राजनीति भी बहुत हो रही है, जैसे आपने बाएं बाजू की पार्टियों की बात की, यानी कि लेफ्टिस्ट जितनी भी पार्टियां हैं आज, कांग्रेस से लेकर समाजवादी और जितने भी हैं, उनका ये एतराज है कि भाई आपने हिंदुओं को क्यों डाला है, आपने इसमें ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। जितनी भी सजेशन जिस पे वो जिसका विरोध कर रहे हैं, ये हम उसकी बात करते हैं सचर कमेटी रिपोर्ट, जो कि कांग्रेस सरकार में ही आई थी, या वक्त को लेकर जो रिपोर्ट आई थी 2006 और 2008 सचर, और उसमें ये सारे सजेशंस उन्होंने, नॉन मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन, एक्सपर्ट, सारी चीजें उनके द्वारा सुझाई गई थी। अब उन्हीं के आधार पर ये इसका विरोध कर रहे हैं। तो समझने वाली बात ये है कि उस वक्त तो जो आपने रिपोर्ट में सारी चीजें सुझाई गई थी, तब तो आप इसको सही मान रहे थे, आज उसका विरोध क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें, विरोध और इतना मिस इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा ओवैसी जी करते आए कि कब्रिस्तान, कब्र और दरगाह और इबादतगाह सब छीन ली जाएगी। और सबसे अहम बात डॉक्टर साहब ये है कि वक्फ बिल पास हो गया बड़ी आसानी से, और हमने किसी मुसलमान को सड़क पर दंगा फसाद या फिर शाहीन बाग बनाते हुए नहीं देखा, बल्कि बम पटाखे छोड़ते हुए, सेलिब्रेट करते हुए नजर आया है गरीब मुसलमान। मीडिया में डिबेट से पहले वक्फ का जो भी कुछ है, ये आम मुसलमान को कोई जानकारी नहीं थी कि वक्फ क्या है। उनको लगता था कि अमीरों की प्रॉपर्टी है और बस यही मजे ले रहे हैं बड़े-बड़े लोग। उनको ये नहीं पता था कि ये समाज के गरीब लोगों के लिए है। अब उनको समझ में आ रहा है कि हमारा हक है, हमें हमें किस तरह से मारा गया। तो ये जो अमीर 5-10% मुसलमान जिसने वक्फ के ऊपर इतनी बड़ी धांधली की है, और उन्हीं एसेट्स को जो लैंड ग्रैबिंग हुई, अब उनके बीच और ये गरीब मुसलमान के हक की लड़ाई, ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये अब इन सारे पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करके गरीबों का हक गरीबों को पहुंचाया जाएगा। पूरे एसेट मैनेजमेंट ठीक होगा। सचर कमेटी रिपोर्ट में भी बताया गया था कि इसमें कितना पोटेंशियल है, हजारों करोड़ की कमाई हो सकती है, लेकिन 200 करोड़ आते हैं। तो अब सोचिए कि अमित शाह जी ने उन सारों के भी जवाब दिए। जो प्रॉपर्टीज प्राइम लोकेशन पे है, जिनका रेंट हाई होना चाहिए, अब उन रेंटर्स को मार्केट रेट पे उनकी उसको वसूला जाएगा। अब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को 20 रुपए, 25 रुपए, 150 रुपए के किराए पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जब ट्रांसपेरेंट होंगी, सिस्टम सही होगा, पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी, तो डेवलपमेंट होगा और उससे वेलफेयर वर्क भी होगा। और एक अहम बात ये कि जो लैंड ग्रैबिंग हुई है, वो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए जो भी चेयरमैन रहे, वो मुसलमान रहे। और उसमें एक सबसे अहम बात ये रही कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, कोई दरगाह का मुतवल्ली है या किसी भी इस तरह के किसी भी इबादतगाह का मुतवल्ली है, दरगाह की बहुत ज्यादा एकर्स की लैंड है। अब उन्होंने केस डाल दिया अपने नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने के लिए, क्लेम कर दिया। अब उसमें वक्फ बोर्ड से सांठ-गांठ की, वक्फ बोर्ड उस केस में अपीयर ही नहीं होता था कोर्ट में। अब उसमें क्या, एक तरफा केस होने की वजह से वो उसके नाम प्रॉपर्टी हजारों एकड़ हो जाती थी। तो ऐसे बहुत सारी बड़े-बड़े स्तर पर धांधलियाँ हुई हैं, हजारों करोड़ की धांधलियाँ हुई हैं। अब उन सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा, इसीलिए तो इतना दंगा फसाद और इतने हो-हल्ला मचाया जा रहा है कि आपसे ठीक है। कब्रिस्तान जाएँगे। जी, अच्छा, ये एक सवाल भी है, नीचे ये लिखा हुआ है कि क्या बोर्ड में सिर्फ मुसलमान महिलाएं ही होंगी या दूसरी माइनॉरिटीज की महिलाएं भी होंगी? इसका जवाब बाद में ले लेते हैं। ओमकार जी। चौधरी जी, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
आप सोनी दोनों को साहब नमस्कार, अंबर जी को भी नमस्कार। नमस्कार, अच्छा, आपको जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इसको लाइव को शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और आगे पीछे शेयर करें उसको प्लीज़। और लाइक करें और इसको जो है कमेंट्स भी आप दें तो वो आपके कमेंट्स भी यहाँ पे डिस्प्ले में आएंगे। बाकी सुपर थैंक्स भी है और वो बाकी चिट चैट जो भी होता है सुपर, वो सारा कुछ है। चैनल को ज्वाइन करने की कोशिश करें। बार बार हमारे चैनल जो है बंद हो जाते हैं, तो अब ये चैनल है, इसको ज्वाइन करें। चौधरी साहब, वक्फ का बिल पास हो गया। वैसी साहब बड़े नाराज है, वो तो खैर कभी खुश ही नहीं होते, पता नहीं वो उनके लिए कोई अलग ही कोई मुल्क होना चाहिए जहां वो जाए, क्योंकि इंतहाई अनहैप्पी पर्सनालिटी है हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में। वो हर वक्त नेगेटिविटी, हर वक्त गिले शिकवे, हर वक्त विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो भी वही सोच रहा है जो अवैसी साहब सोचते हैं, या उसकी सोच में कुछ फर्क है इस वक्फ बिल को लेके? ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये कहने को तो बैरिस्टर हैं, जहां आप बैठे हैं वहीं से पढ़ करके आए हैं। मैंने पिछले मैं दिनों एक माफी चाहता सलाह हूं कि यहाँ से पढ़ के आए। मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दें कि यहाँ से पढ़ के आए हैं। खुदा की कसम, हमने नहीं उनको दाखला दिया यहाँ पे, वो जिसने दिया तभी है तो उसको इतने पकड़ना घूमने और इतने पड़ेगा। तेज होके आए हैं। जो उन्होंने लोकसभा में बिल फाड़ा, वो भी सिंबॉलिक था, ऐसे उन्होंने सिर्फ स्टेपल से अलग हाँ, कर दिया। जहां से वो जुड़ा हुआ होता है बस उसको अलग किया, बीच में से फाड़ा नहीं। एब्सोल्युटली। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि ये हैं तो बैरिस्टर, लेकिन जाहिलों वाली बातें करते हैं, जाहिलों वाली राजनीति करते हैं, लोगों को भड़काने की बात करते हैं। इनके बहुत सारे वीडियो वायरल हैं, मिर्जा साहब, जिसमें ये एक जगह कह रहे हैं कि साहब ये मोदी तो हिमालय चले जाएंगे, योगी तो अपने मठ चले जाएंगे, फिर आपको बचाने के लिए कौन आएगा। ये किसको धमकी दे रहे थे, सवाल ये है। तो ये तो जाहिर वही है बात ये होगी, हिंदुओं, तेरा क्या बनेगा कालिया। हाँ, अच्छा। तो ये हिंदुओं को धमकी दे रहे थे, और जो कट्टरपंथी मुस्लिम मतदाता हैं उनको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं इस बात पर कि जो असदुद्दीन ओवैसी नाटक कर रहे हैं नाराज होने का, तो अब इनकी हैसियत का भी तो पता कर लें कि इनकी हैसियत क्या है। इनकी जो पार्टी है, इसके एकमात्र सांसद असदुद्दीन ओवैसी ही हैं, जो हैदराबाद से चुन करके आते हैं। तो ठीक। इनके अब्बा जान भी वहीं से चुन करके आते थे। इनकी बस पहचान ये है कि ये हैदराबाद जो रियासत थी उससे ताल्लुक रखते हैं। और बाकी हैदराबाद के बाहर 2019 में बस एक सीट इम्तियाज जलील की और आई थी, संभाजी नगर जिसको आजकल कहते हैं, जो औरंगाबाद पहले माना जा बोला जाता था, वहां से आई थी। तो एक और दो सीटों वाला आदमी हमारे यहाँ मीडिया की मेहरबानी से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करता है और वहम पालता है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये ठेकेदार बना हुआ है, जो मीडिया के जरिए कलाकारी करता रहता है, अपना बेस बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, और फिर उसी बेस पर, जैसे अरविंद केजरीवाल किया करता था, ठीक उसी अंदाज में कि मीडिया के जरिए आप एक अपनी छवि बनाइए और फिर अलग अलग राज्यों में जाकर के अपना एक बेस बना करके चुनाव लड़ने की कोशिश करिए और अपनी ताकत बढ़ाइए। कुछ वैसा ही मामला असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी है। असदुद्दीन ओवैसी हों या कांग्रेस के नेता हों या आरजेडी के नेता हों, या जिनको मुस्लिम वोट चाहिए, वो राजनीति करने वाले लोग हों, इनके किसी भी बयानों का या किसी भी टिप्पणी का अब कोई मतलब रह नहीं गया है। पहले इन्होंने एक हवा बनाने की कोशिश की थी कि जैसे ये तो अल्पमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को तो इस बार केवल 240 सीटें मिली हैं। ये भी कहने की कोशिश की गई, एक हवा बनाने की कोशिश की गई
कि जैसे ये तो सरकार किसी भी समय गिर जाएगी। बीच में ये भी एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हुई कि नीतीश कुमार को भी चूंकि बिहार में मुसलमानों के वोट चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए, चिराग पासवान को भी चाहिए, और आपके जयंत चौधरी को भी चाहिए, जीतन मांझी को भी चाहिए, तो इन सबको अगर वोट चाहिए तो ये किसी ना किसी मोड़ पर इस बिल पर मोदी सरकार से एक अलग नजरिया रखेंगे और मोदी सरकार को एक मुश्किल में डालेंगे। वो भी नहीं हुआ। आज की हकीकत ये है मिर्जा साहब कि बिल पास हो चुका है, लोकसभा से भी पास हो चुका है, जहां अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240 मेंबर हैं और एनडीए के मिलाकर के 293 हैं। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 ने मतदान किया है, 232 ने खिलाफ किया है, और राज्यसभा में भी पारित हो चुका है। 128 ने वहां बिल के समर्थन में मतदान किया है, 95 ने विरोध में किया है। तो जो बिल पारित हो चुका है वो अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है। अब राष्ट्रपति जी की चिड़िया बैठेगी, उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज ही जब हम बात कर रहे हैं तो 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। अच्छा, ये याचिकाएं लगाने का जो कर्म कांड है ये कोई पहली बार नहीं हो याचिका रहा है। क्या होता है? याचिका PIL लगाई गई है, इसके खिलाफ गए हैं कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपका हक है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया गया था तब भी गए थे। कुल मिलाकर के दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस समय 9-10 PIL लगवाई गई थी मोदी सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि राजनीतिक रूप से तो आप पार पा नहीं रहे हैं। तो चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई बिंदु ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी बात मिल जाए जिसको पकड़ करके इस सरकार को घेरा जाए। तो भाई ये सरकार और इस सरकार का जो विधि मंत्रालय है और जो गृह मंत्रालय है, ये सब ऐਵੇਂ ही काम नहीं कर रहे हैं, ठोक बजा करके काम कर रहे हैं। और उनके पास भी हरीश साल्वे जैसे जाने माने वकील बैठे हुए हैं। कोई भी कानून बनाया जाता है, कुछ भी उसकी धाराएं उपधाराएं बनाई जाती हैं, वो सब ठोक बजा करके और कानूनी राय लेकर के और किन किन चीज़ों को कैसे चैलेंज किया जा सकता है और उनका क्या जवाब दिया जाएगा, वो सब चीज़ें सोच समझ करके ही कानून बनाई जाती हैं। तो अब ठीक है भाई, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो अगर संसद ने स्वीकृति दे दी है, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है और अधिसूचना भी जारी हो जाएगी अगले 2, 4, 5, 7 दिन में, उसके बाद ये कानून लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, इसके नियम भी लागू हो जाएंगे, बना दिए जाएंगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा तो फिर सरकार कहेगी कि ठीक है साहब, जो एक संवैधानिक बेंच बना दीजिए 9 सदस्यीय, वो इस पर फैसला कर ले, तो वहां तो भी इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आपके लिए एक सवाल किया है नवनीत जी ने, वो कह रहे हैं और जिन्हें हिंदू वोट चाहिए उसके बारे में क्या कहेंगे ओमकार जी, ये सवाल किया उन्होंने आपसे। हिंदू वोटों के लिए कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है, और जो लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम मामला है, वो भी राजनीति कर रहे हैं। ये हिंदू बनाम मुस्लिम मामला बिल्कुल भी नहीं है। ये वक्फ की अवैध संपत्तियां और वक्फ की ऐसी संपत्तियां जो लीज पर देकर के जिनसे मुनाफाखोरी की गई है और दूसरे तमाम अनियमितताएं और गड़बड़ियां की गई हैं, उनको निगमित करने का मामला है, उनको ठीक करने का मामला है। और चूंकि ऐसी बहुत सारी सरकारी संपत्तियों को भी कब्जा लिया गया है, बहुत सारी ऐसी संपत्तियों को भी हड़प लिया गया है, गांव के गांव हड़प लिए गए हैं जहां हिंदू आबादी भी रहती है, इसलिए 2 हिंदुओं को भी इसमें रखने का प्रावधान रखा गया है।
तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम है ही नहीं। और ठीक इस हो सरकार ने कम से कम 2014 से 2025 के बीच में ऐसा कोई कानून पेश नहीं किया है, नहीं बनाया है जो हिंदुओं के वोट लेने के लिए लाया गया। सही हो गया। अच्छा, हमारे साथ अदिति जी भी जुड़े हैं भारत से, तो उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्या कहेंगे वक्फ के बारे में? अच्छा, ये कमेंट किया है विजय ने, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुस्लिम नेता गरीब मुस्लिम की तालीम पर क्यों बहस नहीं करते? उन्हें वक्फ बोर्ड चाहिए पर तालीम नहीं। बहरहाल इस पे भी, ये भी एक मुद्दा है जिस पे आप लोग बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अदिति जी आप जुड़े हमारे साथ, तो क्या कहेंगे? बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो वक्फ का एक मेजर हाईलाइट है जो अभी मीडिया द्वारा नहीं बताया जा रहा है, वो ये है कि पहले जो वक्फ बोर्ड था वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, जो पुराना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट रहता था, उसको हड़प रहा था। तो इसमें एकदम क्लियर कट वक्फ में एकदम बिल आ गया है, नियम आ गया है कि जहां पे भी वक्फ जो है एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, जैसे संभल है, जैसे धार भोजशाला है, इस तरह का जामा मस्जिद में ताजमहल है, इस तरह का अगर मॉन्यूमेंट को अगर वक्फ बोर्ड अगर हड़प रहा है तो उसमें क्लियर कट एकदम नियम बना दिया गया है कि वैसे केस में सिर्फ और सिर्फ वो जो मॉन्यूमेंट है वो एएसआई का होगा, वक्फ बोर्ड का बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके बारे में अभी मीडिया में नहीं चल रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मीडिया में चल रहा है, वो वक्फ बाय यूजर है। और वक्फ बाय यूजर में यह है कि इसमें किसी भी तरह का कोई नियम नहीं है। हम उस जमीन पे हाथ उठा दिए वो मेरा प्रॉपर्टी हो गया, हम उस जमीन पे हाथ उठा दिए वो मेरा प्रॉपर्टी हो गया, हम उस जमीन पे उस मकान पे हाथ उठा दिए वो वक्फ का प्रॉपर्टी हो गया। कहने का मतलब वक्फ बाय यूजर का मतलब जो प्रॉपर्टी मुस्लिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी वक्फ का हो गया। कहने का मतलब अगर 10 साल के लिए अगर कोई चला गया दिल्ली कमाने के लिए, अगर उसके घर के पास जमीन है, उसका जमीन है खाली, अगर उसमें कोई नमाज अदा करने लगे तो बाय डिफॉल्ट वो वक्फ का हो जाता था। मगर अब इस नए नियम में ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी प्रॉपर्टी रहता है इंडिया में, उसका ओनरशिप का 2 प्रोसेस रहता है। अगर हम किसी को अपना प्लॉट बेचते हैं तो उसमें 2 बात रहता है। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो है रजिस्ट्री, और सेकंड रहता है कोटेशन। तो कहने का मतलब कि कोई भी प्लॉट यदि हमारे नाम से रजिस्ट्री है तो उसका रेवेन्यू ऑफिस में भी मेंशन होना बहुत जरूरी है। अभी जो उत्तर प्रदेश का जो केस आ रहा है उसमें 1,60,000 प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें मात्र 3,000 प्रॉपर्टी ही रेवेन्यू ऑफिस में मेंशन्ड है। कहने का मतलब कि 3,000 प्रॉपर्टी ही सिर्फ रेवेन्यू वो कर रहा है, दे रहा है सरकार को। जैसे कि हम लोग प्लॉट खरीदते हैं तो सबसे पहला काम रजिस्ट्री करवाते हैं, दूसरा काम करते हैं रेवेन्यू ऑफिस में उसका सर्टिफिकेशन करवाना, जिसको मोटेशन कहते हैं। तो वक्फ के नया नियम के अनुसार आपको 12 साल के अंदर अगर आप रजिस्ट्री करवा लिए हैं तो उसका मोटेशन करवाना जरूरी है। यदि उसके पहले यदि कोई क्लेम कर देता है उसका कोई वंशज, बेटा बेटी, तो फिर वक्फ का नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर है कि कोई भी जो वक्फ है, पहले क्या था कि मुस्लिम महिला जो होती थी, कोई भी लेडीज रहती थी, वो अगर विधवा हो गई, उसका पति माने वो दूसरा शादी नहीं करना चाहती थी, तो क्या करता था वक्फ उसका जमीन हड़प लेता था। किसी लड़की का बाप मर गया और उसके मन के अनुसार माने शादी नहीं कर पा रही है तो उसके जमीन को हड़प लिया करते थे। तो मगर इस नए नियम में इसी के लिए महिलाओं को शामिल किया गया है ताकि कुछ जो लेडीज ओरिएंटेड प्रॉब्लम रहता है जमीन को हड़पने में, वो चीज को ध्यान दे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल और आया है मुझे, इनका नाम हिंदी में इन्होंने, मैं देखता हूँ लिखा है, तो मुझे चूंकि हिंदी पढ़नी नहीं आती तो आप कमेंट को हाईलाइट कीजिए, मैं नाम पढ़ दूंगी। मैं कर रहा हूँ। ये किधर गया? ये कमेंट है इनका। ये नाम इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, सुई धागा कैंची लिखा हुआ है। अच्छा, तो इनका ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, वक्फ बोर्ड जैसा बोर्ड दूसरी किसी माइनॉरिटी के लिए नहीं है। ये तो ये भी क्या ये
फेवरेटिज्म नहीं है कि वोट अपीजमेंट और ये और वो के लिए? अंबर जी क्या कहेंगी इस पे आप? नहीं, ये बात सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है वो भारत में है और जिसके तहत सभी को अपनी अपनी जो भी चैरिटी होती है स्कूल, अस्पताल और धार्मिक कार्यों के लिए, उसके तहत मैनेज किया जाता है। ऐसा नहीं है। ये जो भी जिनको भी ये बात पता है, मुझे लगता है उनको थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है। अब बात आती है, लेकिन जो सेक्शन 40 पे बात हो रही थी वो एक डिबेटेबल था, वो रिवोक हो गया है, उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, कई सारे अमेंडमेंट और किए गए हैं, तो उसमें हमें बात करनी चाहिए। महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी सवाल किया था, जिससे पहले उसमें कहा था कि क्या नॉन मुस्लिम महिलाएं भी हो सकती हैं। तो जो अमित शाह जी ने भी एक बात कही थी जिसमें एक सबसे ज्यादा इसको लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि हिंदुओं को हमारे इसमें शामिल किया जा रहा है, ये हमारे धार्मिक अधिकार का उल्लंघन है। तो कोई भी जो भी रिलीजियस बॉडी या उससे रिलेटेड काम है उसमें किसी में कोई नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। सिर्फ प्रॉपर्टी एसेट मैनेजमेंट पे नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, उनको रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेसेसरली हिंदू ही होंगे या मुसलमान ही होंगे या सिख होंगे, कोई भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स होंगे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हों, जो एसेट मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हो और रेवेन्यू उसका बढ़े। वक्फ की प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा हैं, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो देश के ही काम आएगा, समाज के काम आएगा, वो कहीं और तो पैसा जाने वाला नहीं है। लेकिन जो उसको एक पैरेलली एक सिस्टम चला के अपने पर्सनल मफायद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी तो वो फायदे नहीं हो पाएंगे ना। आप 150 रुपए का किराया, हजारों करोड़ की बिल्डिंग को 150 रुपए के किराए पे दे रहे हैं, या आप प्रॉपर्टीज जो वक्फ की हैं उनको किसी के भी नाम पे चढ़वा रहे हैं पैसे लेकर। तो ये सारी चीजें अब जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। ये जो डर है सबसे ज्यादा वो इसी बात का है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा तो उतनी ज्यादा ये जो लैंड ग्रैबिंग और इतना ये सारी चीजें करते थे वो कर नहीं पाएंगे। महिलाओं की भागीदारी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आदित्य जी ने भी सवाल उठाए कि महिला रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं, वैसे जी जो महिला प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, उनकी पार्टी में किसी भी पद पर कोई बड़े पद पर कोई महिला नहीं है। छोटा मोटा कुछ दे दिया हो किसी महिला को तो वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने आज तक एक प्रवक्ता, राष्ट्र प्रवक्ता तक कोई महिला को नहीं बनाया। लेकिन वो बात करते हैं कि वो एक हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। कैसे प्रधानमंत्री बनेगी जब उसको आप कोई मौका ही नहीं देंगे, अपनी पार्टी में मौका नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि दूसरे मौका दे दें, और जो दूसरे भी अधिकार देते हैं उसके ऊपर ये हाय हल्ला मचाते हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर भी उन्होंने कहा था कि आप जो हिंदू विधवाएं हैं मथुरा में, यहाँ वहां उनकी खबर क्यों नहीं लेते, मुसलमान महिलाओं की क्यों बात होती है। हिंदू महिलाओं को कानूनी दायरे में सुरक्षित रखा गया है, लेकिन मुसलमान महिलाएं आज तक कानूनी दायरे में ही नहीं आए, उनके अधिकार कानूनी दायरे में सुरक्षित ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। भारत सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है दुनिया की, लेकिन यहाँ पर आज भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो मुस्लिम महिलाएं जब अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल अच्छा, इंडिया ये मुस्लिम आपके लिए एक सवाल आया है, ये है कि अंबर जी, जहां तक मेरी जानकारी है वो तो विल के थ्रू ही किसी को प्रॉपर्टी दे सकते हैं, लेकिन वक्फ तो आंखें बंद करके जहां दिल किया उसको अपना कह दिया करते थे। जी हाँ, वो उसी को मैंने मेंशन किया। आपने मेरा पूरा जवाब नहीं सुना। मैंने मैंने सेक्शन सुना 40 है, की बात लेकिन मैंने सवाल पूरा नहीं पढ़ा था। अच्छा नहीं, उनकी बात जो सुन रहे हैं ना, सुई धागा कैंची, मैंने आर्टिकल अच्छा सेक्शन 40 मेंशन किया कि सेक्शन 40 के तहत ये सारी चीजें होती थी। जैसे ताजमहल को बोल दिया, 1500 साल पुराने मंदिर को बोल दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सूरत का हेडक्वार्टर है उसको बोल दिया। इसका वॉयलेशन होता था, क्योंकि आपने ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो पहला मुझे मौका मिला था उसमें, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि उसको दुरुस्त किया गया है। जो अमेंडमेंट्स हुए हैं सेक्शन 40 के, अब जो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ ने क्लेम किया, वक्फ ही वेरीफाई करेगा और वक्फ का ही फैसला अंतिम माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब इसमें अमेंडमेंट करके उसमें कोर्ट फैसला करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा, किसके पास कागज है, कौन राइटफुल ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वक्फ ने बोल ठीक है। दिया तो उसका हो गया। जी, चौधरी और ऐसा साहब, जी कहीं जी और नहीं था प्रोविजन। ठीक है, थैंक यू। चौधरी साहब ये बताएं कि ये क्या ऐसे कहते हैं, वक्फ के जो प्रॉपर्टीज होती हैं इस पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स होता है? नंबर 1। नंबर 2, वक्फ जो बिजनेसेस करता है, जैसे दुकानें हैं, कारोबार करते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है?
देखिए, मुझे टेक्निकलिटीज और उसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन जिन उद्देश्य के लिए वक्फ की जमीनें होती हैं, उन उद्देश्यों के लिए, उन पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल ना करने की बहुत सारी शिकायतें हैं। दूसरी बात ये है कि एक और आंकड़ा पार्लियामेंट में पेश किया गया कि इसकी मतलब लाखों एकड़ जमीन, संपत्ति और उसकी टोटल आमदनी 123 करोड़ के आसपास, जबकि मंत्री का कहना था कि ये तो 10,000 करोड़ में आमदनी होनी चाहिए, इतनी संपत्ति है ये। अगर और आप ओंकार जी, ये 2008 का है, आज की माने जी तो ये तो और ज्यादा हो तो नहीं, जाएगा। तो ये टैक्सेबल ये है इनकम। आप में से पैनल में जो बैठे हैं दोस्त, आप कोई दे- जवाब देना चाहें जी इसका? जी, इज इट टैक्सेबल देखिए, इनकम? जितना ये जो वक्फ होता है ना, ये चैरिटी होता है। वक्फ आपने कर दिया मतलब चैरिटी, चैरिटी पे टैक्स नहीं होता है। अब इसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, और जैसे कि प्रॉपर्टी रेंटल इनकम उस दुकानों में या होटल है कहीं पे या कुछ भी चल रहा है, तो वो सारा कुछ अब ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, तो ऑफ कोर्स उसको टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है, नहीं लाया जा रहा है, लेकिन उसको इनकम को बढ़ाने का, रेवेन्यू को बढ़ाने का इसमें प्रावधान है कि क्योंकि अच्छा। प्राइम प्रॉपर्टीज है, उससे रेवेन्यू इनकम बढ़ेगी, तो उसका इस्तेमाल वेलफेयर वर्क के लिए होता है, लेकिन वेलफेयर और चैरिटी पे टैक्स नहीं है। ये अभी तक तो फिलहाल ये प्रावधान है। आगे अभी क्या इंट्रोड्यूस होगा और उसको कितना हम टेक्निकली इलोबरेट होते हुए देखेंगे, ये अभी थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। नहीं, तो इसमें एक डॉक्टर सवाल, साहब, आदित्य जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, कहते हैं सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो वक्फ प्रॉपर्टी से टोटल इनकम होना चाहिए वो 1,25,000 करोड़ रुपया होना चाहिए, मगर अभी जो इनकम हो रहा है मात्र 132 करोड़ रुपया ही हो रहा है। तो यही जो इनकम का जो डिफिसिट है, ये जो बीच का जो पैसा है, इसी पे सवाल उठाया गया कि आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है। आप ये समझिए कि टोटल जो 2013 में जो वक्फ प्रॉपर्टी था, जैसे मनमोहन सरकार इस वक्फ को लाई क्यों थी, क्योंकि उसको पता था कि हम 2014 का इलेक्शन हारेंगे। तो ये क्या किया था कि आचार संहिता लागू होने से 1 महीना पहले आनंद फानंद में जल्दी से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, जिससे कि ये प्रयास किया था मनमोहन सरकार के हम इलेक्शन जीत जाए। मगर 2013 में जो डाटा था कि वक्फ के पास टोटल 3.5 लाख प्रॉपर्टी थी, जो 2023 में बढ़ करके 8.5 लाख प्रॉपर्टी हो गया। और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार वक्फ के जो प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम है टोटल 1,25,000 करोड़ होना चाहिए, मगर इससे मात्र 132 करोड़ रुपया का इनकम हो रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वक्फ के इरेगुलर मैनेजमेंट को लेकर के, कि आखिर 10 साल में, जैसे 2013 तक इसका जो प्रॉपर्टी था वो 3 लाख प्रॉपर्टी था वक्फ प्रॉपर्टी, मगर ये 2013 से 2023 कहने का मतलब 10 साल के टाइम स्पैन में इसका जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ करके 8.5 लाख हो गया। कहने का मतलब 5 लाख प्रॉपर्टी बढ़ा थे। ना ही कोई अमीर मुस्लिम उसमें दान किया, ना ही शाहरुख खान दान किया, ना ही ओवैसी दान किया, ना ही मदनी दान किया, ना ही इमरान मसूद दान किया। तो आखिर 10 साल में इतना प्रॉपर्टी आया कैसे? तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा प्रॉपर्टी आने का जो मेजर स्रोत है वो हिंदुओं का जमीन छीना गया, वो सरकारी जमीन छीना गया। एक बहुत अच्छा एक वो चलता है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। थोड़ा दिन पहले वक्त ऐसा कहा करती थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। थोड़ा ही दिन पहले हम अंबर जी के ही जो पॉडकास्ट था, एक जावेद नाम के कुछ थे, वो बोल रहे थे कि लखनऊ में बहुत सारा जो एरिया है वक्फ बोर्ड का वो सरकार हड़प ली है। जबकि बात यह है कि देखिए, जितना भी नेशन का जो प्रॉपर्टी है, जितना भी जमीन है, वो हम लोग कस्टोडियन है, मगर मेन कस्टोडियन देश ही है। अगर सरकार उस जमीन का इस्तेमाल कर रही है, तो एग्जैक्टली यही है कि लैंड ओनर तो सरकारी होती, जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उसकी ओरिजिनल ओनर सरकार है, कस्टोडियन इसका वक्फ है, या फिर वक्फ अलल औलाद है, तो उसमें जो जिस परिवार की है तो कस्टोडियन वो है। उसमें किस किस क्लॉजेस में कितना कितना बांटा गया है उसको सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। एक सवाल मेरे लिए आया हुआ था कि क्या वक्फ की प्रॉपर्टीज बेची भी गई हैं? बिल्कुल, मैंने ये बात
एकदम पहले सबसे पहले अपने वक्तव्य में बोली थी कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन 60 गांठ के साथ जैसे मस्जिद या दरगाहों की जमीन होती है उसको एक तरफा, अब 60 गांठ होती है तो उसका मतलब यही है कि पैसा ले रहे हैं या आप कहीं से उसमें कोई शेयर ले रहे हैं, उसको आप कोर्ट में डालेंगे टाइटल सूट उसके लिए कि ये मेरी है या मेरी है, तो उसमें वक्फ बोर्ड अपीयर ही नहीं होता कोर्ट में, और उससे क्योंकि एक तरफा केस हो जाता है इसलिए वो ऑटोमेटिकली उनके नाम ट्रांसफर हो गई। तो इस तरह का जो गोरख धंधा है वो बड़े स्तर पर पूरे ही देश में नजर आता है। और अब ये जो सारी चीजें हुई हैं वो सारे ऑब्वियस सी बात है कि वो जो वक्फ बोर्ड में चेयरमैन होता है या जो भी मैनेजमेंट होता है वो मुसलमान लोग होते हैं, मुसलमानों ने ये सब किया। अब इसमें हो रहा है कि सरकार अपना जो इंटरफेरेंस है बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारा अधिकार चला जाएगा। तो सरकार पहले भी जो वक्फ बोर्ड की बॉडी के मेंबर्स हैं या चेयरमैन है सब कुछ सरकार के अंडर ही है, जो राइटफुल ओनर है वो सरकार है, आप उसके कस्टोडियन है। तो ये जो डर खौफ बिठाकर एक लोगों के अंदर लोगों को सड़कों पे लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार लोग सड़कों पे नहीं आए, सीएनआरसी के समय पे लोग सड़कों पे आए, लेकिन अब झूठ में कोई आ नहीं रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ करके डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये देश हम सबका है और जहां जहां पे भी जिन जिन प्रॉपर्टीज पे लिटिगेशन है तो उनको सुलझ जाएगा, जो सरकार की वो सरकार के पास जाएगी, सरकार वर्सेस वक्फ बोर्ड भी है या फिर किसी इंडिविजुअल की है तो वो उसको जाएगी, इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज को रिवेरीफाई करके डिजिटल पोर्टल में डाला जाएगा। तो ये जितने भी मामले हैं उनको लेकर भी ये बात कही जा रही है कि अरे ये तो एक बार फिर से बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इतने सारे केसेस निकल आएंगे। मेरे ही अपने परिवार का मैं आपको एग्जाम्पल दूं डॉक्टर साहब, मेरे जो दादा के नाना थे उन्होंने कई हजार एकड़ जमीन उन्होंने वक्फ औलाद की थी। अब हमारे दादा जो थे वो बहुत यंग एज में चले गए, हमारी दादी यंग थी, बच्चे छोटे थे, उनको पता नहीं थी कहाँ कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे मैनेज करना है। वो सारी प्रॉपर्टी हमारे रिश्तेदारों ने कब्जा ली, वो वक्त के लिए इस्तेमाल नहीं होती, हमारे अंडर में नहीं है, हमको पता भी नहीं है कौन कौन से बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज थी वो कहाँ हैं कैसे हैं, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है, लेकिन डर की वजह से कि कोई मार ना दे कुछ ना कर दे, कभी किसी ने उस पर कदम नहीं उठाया, सब लोग बाहर चले गए, सबको बाहर पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन पेपर सारे हैं। लेकिन अब ये है कि अगर हम वक्त के पास जाते हैं, बोर्ड के पास जाते हैं, तो हम उनको अक्वायर कर सकते हैं। अब सरकार को भी पता चल गया है कि कितनी महंगी प्रॉपर्टीज हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार भी रेवेन्यू ऑफ कोर्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसमें इस पे भी सवाल किया जा रहा है कि सारी पावर उठा के इन्होंने कमिश्नर को दे दी और डीएम को दे दी। अब रेवेन्यू उसको कोई भी प्रॉपर्टी में अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी वक्फ करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, एक वो 5 साल का भी प्रावधान है। उसमें कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आपने किसी का उठा के, कोई बाहर गया विदेश घूमने के लिए, आपने किसी की प्रॉपर्टी उठा के वक्फ को दान दे दी, या आपस में फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो उन सारे इनजस्टिस को हटाने के लिए ये सारे क्लॉजेस को डाला गया ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। जी चौधरी साहब, ये बताइए कि ये जो अब वक्फ का सारा मसला है, क्या आप समझते हैं कि इसको पाबंद करना चाहिए कि ये जो वक्फ की कमाई है इससे मुसलमानों के लिए ही सही, चलो मुसलमानों का है तो चैरिटी मुसलमानों के लिए सही, अस्पताल बनाए जाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, बेघर मुसलमानों के लिए घर बनाए जाएं, ऐसा हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी लगाई जा सकती है इनके फंड्स पे कि भाई आपने यहाँ, वरना तो ये गाड़ियां बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं, करोड़ों रुपए के घर लेते हैं, उसमें रहते हैं ये लीडर इनके। देखिए क्या क्या इसमें नियम उपनियम बनाए गए हैं वो धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर कुछ चीजें सामने आ गई है। जी जी। जो अभी तक पारदर्शिता नहीं थी, वो अब ऑनलाइन सब चूंकि प्रॉपर्टी आ जाएगी, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जिलों की, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं वो पता लग जाएंगी। उनको देख करके लोग अपने क्लेम भी कर पाएंगे, दावे भी कर पाएंगे। और जो आमदनी की बात आप कर रहे हैं, फंड की बात आप कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि चूंकि अब ऑडिट भी होना है सारी चीज़ों का, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कानूनी रूप से उनकी निगरानी होगी, सारी चीज़ें होंगी। जहाँ तक सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी बने या दूसरी चीज़ें बने, तो उसके लिए तो जो मंत्री थे उन्होंने भी, जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने भी संकेत बहुत स्पष्ट दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ की जो एक्चुअल में अवधारणा थी, जो मकसद था,
बनाने का कि लोक कल्याण का काम हो, यानी जो वंचित वर्ग है, पसमानदा जिसको हम कहते हैं मुसलमानों में, जो गरीब हैं, जिनके घरों पर छत नहीं है, जिनके हेल्थ इश्यूज होते हैं या एजुकेशनल मामले होते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मूलतः इसका मकसद तो ये था कि सब उनको जो है उनकी बहबूदी के लिए, उनके विकास के लिए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, विकास की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ने के लिए उनकी मदद की जाए, इमदाद की जाए। लेकिन हो कुछ और ही रहा था। तो मुझे लगता है कि अब आगे का जो रास्ता है वो इनको बाउंड करने का होगा और इनके ऊपर एक प्रेशर बनाने का भी होगा। और इनकी मनमानी तो अब डॉक्टर साहब नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें अब दूसरे तमाम चेहरे भी शामिल किए जाएंगे बोर्ड में और परिषद में। तो और उसमें कलेक्टर को भी शामिल किया गया है, जो एक्चुअल में रेवेन्यू का असली अधिकारी कौन है इसकी पुष्टि करता है, उस पर मोहर लगाता है, उसकी जानकारी देता है। तो अब वो सब चीजें नहीं चल पाएंगी जो अब तक ये लोग चला रहे थे। जहां तक अच्छा। उनके लिए यूनिवर्सिटी या दूसरी तमाम चीजें हैं, तो अब जितनी जमीन अवैध रूप से इनके कब्जों में है उसको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। उस पर भी ये लोग मतलब केवल जो अतिवादी हैं या जो इस तरह की धमकियां देते हैं, केवल वो नहीं, जो पॉलिटिकल जमात है हमारे देश में, ये सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। वो इतने भड़के या ना भड़के, उकसावे में आए या ना आए, पर ये अच्छा। लोग लगातार झूठ बोल करके उनको भड़का अच्छा। करके सड़कों पर लाने की कोशिश जरूर करते हैं। जैसे अच्छा। एक दुष्प्रचार लगातार किया गया है कि मदरसों को छीन लिया जाएगा, मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, यतीम खाने हड़प लिए जाएंगे, कब्रिस्तान हड़प लिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है इस कानून में, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो अगर अगर किसी ने एक गैर कानूनी जमीन पे कब्जा करके वहां रेस्टोरेंट बना लिया है तो गवर्नमेंट तो वो जमीन उससे लेगी कि ये गवर्नमेंट की जमीन पे तुमने रेस्टोरेंट बना लिया है। तो अगर गवर्नमेंट की जमीन पे मस्जिद बना ली है या गवर्नमेंट की जमीन पे यतीम खाना बना लिया है तो उस पे भी वही कानून लागू होना चाहिए। अच्छा अंबर जी, ये सवाल एक आया है कि जी क्या क्या इसके पहले एक सवाल आया था कि क्या वो लोग जो मुसलमान थे और पाकिस्तान चले गए आज़ादी के टाइम, उनकी प्रॉपर्टीज पर भी वक्फ ने कब्जा किया या गवर्नमेंट ने किया या नीलाम की या क्या बना उनका? देखिए, इसमें कई सारे इसके पहलू हैं। जब भारत पाकिस्तान, मैं तो भारत पाकिस्तान के विभाजन को इतिहास का सबसे बड़ा लैंड स्कैम बोलती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत से निकाल लिया एक बहुत बड़ा भारत का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स नहीं किए गए। जो भी जागीरदार जमींदार और जो भी वडेरे शडेरे सब उनके पास आज भी वो सारा लैंड्स है, लेकिन भारत में लैंड रिफॉर्म्स हुए। जो भी लोग पाकिस्तान गए थे उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे रही थी, उसके लिए प्रोविजन बना था, कस्टोडियन था, वो सारी प्रॉपर्टीज उनके पास थी। और जिन जिन लोगों ने क्लेम की और कस्टोडियन से लोगों ने घर और प्रॉपर्टीज खरीदी भी। लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ तो रिफॉर्म हो गए। वक्फ का अलग केस है, क्योंकि वक्फ ऑटोमेटिकली क्लेम नहीं कर सकता कि ये किसी इंडिविजुअल के नाम की है तो हम ले लेंगे। जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है वो ही वक्फ उस पे दावा कर सकता है। और लेकिन पाकिस्तान जो लोग चले गए उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे, परिवार के ज्यादातर लोग उधर चले गए, परिवार का कोई एक छूट गया तो उनके पास भी है। तो ये कई सारी चीजें, इसके कई सारे पहलू हैं। और एक जिन्ना के घर को भी लेकर सवाल पूछा था, जिन्ना जी के जी, घर को लेकर कि है उनकी वो अभी बेटी। भी? जी, जी, बिल्कुल है। उनकी बेटी ने उस पे केस लड़ती रही हैं, उन पे केस चला भी, और उनके जो नाती-पोते हैं, उन लोगों से के साथ केस चलता रहा। लेकिन उसकी जो ओनरशिप है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और अब वो केस वो लोग हार गए थे, क्योंकि वो लोग उधर चले गए, उनको प्रॉपर्टी, उनको तो पाकिस्तान मिल गया, उनको अब और क्या चाहिए था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पूरा नहीं, वो पाकिस्तान ले पाकिस्तान तो उनको चाहिए था, मिल गया, लेकिन वो ये भी सवाल आया है कि पाकिस्तान के बाद भारत पे वक्फ के जरिए कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वक़्त की जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो है ही। अब वो जो उसके क्या बोलते हैं, जिन्ना के पैरोकार रह गए हैं ओवैसी जी,
वो हैदराबाद में तो वो नियम लागू नहीं करते कि सरकार हमारी जमीन छीन रही, जब वहां पर बड़े बड़े होटल्स वक्फ की जमीन पे बनवा देते हैं तब वो तब नहीं उनको दर्द होता कि वक्फ की जमीन पे होटल बन गया आके, क्योंकि वहां पे सांठगांठ होती है। लेकिन कहीं और कुछ ऐसा होगा, उस पर बड़े सवाल उठा लेंगे, हाय जी आपने अंबानी का घर बनवा दिया, अंबानी का घर कैसे बना वक्फ की जमीन पे, ये भी सवाल कोई पूछते हैं उनसे। वक्फ में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, आपने कोई तो धोखेबाजी की है, आपने किसी को तो जमीन बेची है, कहीं तरह से उन तक पहुंची है, ऐसे तो नहीं कि वाकई कहीं पे भी घर बना लेंगे। तो जो वक्त में स्कैमिंग लैंड ग्रैबिंग हुई है, अब उन सारी चीजों को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, इसीलिए इतनी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुत परेशान है वैसे जी, और बहुत हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी लोग सारे के सारे काला पट्टा बांध के बाजू पे पहुंच गए थे। तो बहुत ज्यादा उन्होंने गम का प्रदर्शन किया है, बड़े अफसोस की बात है। मतलब उनकी जमीन खिसक रही है पैरों की। जाहिर है। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं, तो जी। मैं अदिति जी से कहूंगा कि अदित्य जी आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट बात अभी आप कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी को बनाने को लेकर के है। देखिए, मुस्लिम जो संगठन है, जितना भी देश में मुस्लिम है उसका कंपोजिशन सबसे पहले जान लीजिए। जितना भी देश में मुस्लिम है उसमें मात्र 10% जो मुस्लिम है वो अशराफ वर्ग है। रिमेनिंग जो 90% मुस्लिम है वो पिछड़ा है, जिसको पसमानदा कहते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी बना देगी तो सारा पसमानदा, सारा जो पिछड़ा मुस्लिम है, जो धोबी है, बनिया है, अंसारी है, इस तरह का जो लोअर कास्ट का जो मुस्लिम है वो तो चल जाएगा यूनिवर्सिटी में, वो तो पढ़ने लगेगा। तो वो जब पढ़ने लगेगा तब ये इसके पीछे ये सब जो पथराव करवाता है, मदनी ये सब जो माने कि जमीयत उलमा हिंद ये सब का जो पथराव करवाता है, हुड़दंग मचाता है, इस तरह का काम करेगा कौन, उसके पीछे जाएगा कौन? अभी देखिए, ये जो यहाँ पे जंतर मंतर में जो धरना हुआ, वहां पे आना था 1 लाख मुस्लिम, मगर आया मात्र 7,000 मुस्लिम। और ज्यादातर लोगों से पूछ रहा है कि किस चीज के लिए आए हुए हैं, तख्ती लिए हुए हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है ये भी नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पढ़ना लिखना जान जाएंगे तो वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगेंगे, और लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगेंगे, उसका जवाब ये अशराफ वर्ग के पास नहीं है। इसलिए अशराफ वर्ग हमेशा ये पसमानदा पिछड़े मुसलमानों को पीछा रखने के लिए हमेशा कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा, कभी भी कॉलेज नहीं बनाएगा, हमेशा उस पे मस्जिद बनाएगा, मदरसा बनाएगा। और मदरसा में क्या होता है, कूट कूट करके भर भर के जिहाद पढ़ाया जाता है। उसमें काफिरों का हत्या कैसे करो, उसमें काफिर स्त्रियों का बलात्कार कैसे करो, उसमें काफिरों का जमीन मकान जायदाद इस सब को कैसे लूटो, कैसे आगजनी करो, यही चीज सिखाया जाता है। जब ये चीज नहीं सिखाया जाएगा मुसलमानों को, तब वो तो देश के मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, फिर इसके हुजूम में फिर जाएंगे काहे? फिर वो लोग भी कहने लगे कि मुझे भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में पसमानदा मेंबर चाहिए, वो भी कहने लगे हैं कि वक्फ बोर्ड में हमको पसमानदा का एक सदस्य बनाइए। इसी के लिए वो कभी भी ये जो है यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हमको पता है। इधर से 75-78 साल हो गया है, आगे 75-78 साल में भी कभी भी कुछ नहीं बनने वाला है। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब, कि आखिर 2013 का ही जो रिजोल्यूशन है वो क्यों वक्फ को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी किसी भी तरह का अगर आपका जमीन को वक्फ बोर्ड हड़प लिया तो ये चीज आपका है वो प्रूफ करने के लिए आपको वक्फ के पास जाना होगा। अगर वक्फ किसी भी तरह का जजमेंट दे दी तो आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वक्फ बोर्ड एक ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल जो होता है वो हाई कोर्ट के पैरेलल में होता है। और मगर यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड जो ट्रिब्यूनल है, इसको हाई कोर्ट से ऊपर संज्ञा दे दिया गया। कहने का मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में का जब जमीन को वक्फ बोर्ड हड़प रहा था, तो अपना जजमेंट खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं दे सकती थी, उसके लिए उसको जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी पावर को कर्टेल करने के लिए ये जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया। ठीक है, चौधरी साहब। देखिए, बहुत बड़े सुधार मोदी सरकार कर रही है जब से ऑफिस संभाला है 2014 से ही, और उसको बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा है।
ऐसे बहुत सारे लाभार्थी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया हड़प रहे थे, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं दुनिया में। ऐसे लोग भी हजारों करोड़ हड़प रहे थे, तो उन सब की आइडेंटिफिकेशन की गई, उनको खत्म किया गया। अच्छा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनका पैसा किसी और की जेब में चला जाता था सही आदमी तक पहुंचने से पहले। तो डीबीटी योजना लागू की गई, डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया उसके खाते में, उससे भी लाखों करोड़ रुपया बचा है। आर्थिक सुधारों की बात करें तो चाहे नोटबंदी विमुद्रीकरण की बात हो, चाहे जीएसटी यानी एक देश एक टैक्स लाने की बात हो, या अभी जो चल रही है प्रक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारी चीजों को स्मूथ बनाने और बहुत सारी जो पेचीदगियां हैं जिनके चलते देश बर्बाद होता रहा है, और वो चीजें खत्म करने की हैं। और प्रधानमंत्री एक बात कहते भी हैं कि भाई अगर 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें बहुत तेज तरीके से ये सुधार करने पड़ेंगे। जो लुटेरे हैं, जो डकैत हैं, जिनकी मंशा सही नहीं है, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। जब ये आए थे 2014 में, इन्होंने दो बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि जिन चीजों पर जीरो टॉलरेंस होगी उनमें एक है आतंकवाद, नक्सलवाद और इंसर्जेंसी, और दूसरा है भ्रष्टाचार। तो उस दिशा में ये लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए नक्सलवाद के बारे में ऑलरेडी कह चुके हैं अमित शाह कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे इस देश से। आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है इस समय हिंदुस्तान में। बहुत कम लोग बचे हैं अब कश्मीर में जो हथियार उठा करके कहीं कहीं कुछ टारगेटिंग किलिंग कर देते हैं, वरना सब बिलों में छुपे बैठे हुए हैं। बहुत थोड़े से बचे हैं, वो खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भी ये सरकार लगातार चोट कर रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर शिकंजा कसा गया है, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर शिकंजा कसा गया है। इसी तरीके से जो लैंड ग्रैबिंग का पूरा एक ग्रोह, मैं कहूंगा इसको, जो वक्फ के नाम पर जमीनों पर कुंडली मार करके बैठा हुआ था। अब डॉक्टर साहब इतने लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे तो लोग छाती तो पीटेंगे, रोएंगे तो ना, उनको रोने भी नहीं देंगे आप। तो ये इस समय रोवाराट मचा हुआ है, ये चलेगा कुछ दिन तक, उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती। देखिए, अगर मैं हूं ना, अगर मेरे पास हैदराबाद की जनता हो, मुसलमान मेरे साथ चल रहे हों, मेरी पार्टी हो, सारा कुछ हो, और मैं हिंदुस्तानी हूं, तो ठीक है, मैं अपोजिशन में हूं या जहां पे भी हूं, मैं कहूंगा कि यार इस वक्त मोदी जी जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बातों से हमारा इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है, लेकिन चलो मोदी जी को मिलते हैं और मोदी जी को पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं भारत को बड़ा बनाने में। ये इस किस्म की सोच इनके पास नहीं है अंबर जी। ये जो मुसलमान नेता है, और ये मुसलमानों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखे ना, ये ऐसी बातें करके तो आम मुसलमान जो है उसको हिंदुओं के सामने एक किस्म का मतलब है शर्मिंदा करने वाली बात है ना जी। ये डॉक्टर साहब बड़ा अहम सवाल है, लेकिन जो भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम है उसको अगर आप समझने की कोशिश करें, या मुस्लिम जो लीडरशिप रही है उन्होंने इसी तरह की रिवायती राजनीति यही रही है मुसलमानों की, कि मुसलमानों को मजहब के नाम पर भड़काओ, किसी भी चीज को मुसलमानों की, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करो तो शरीयत में मुदाखलत, 3 तलाक की बात करो तो शरीयत में मुदाखलत, वक्फ में अमेंडमेंट करो तो शरीयत में मुदाखलत, कहीं पे भी बात अमेंडमेंट की आती है या उनको कानूनी दायरे में लाने की जब भी कोई भी कोशिश की जाती है, तो ये मजहब का लिबादा उस पर डाल देते हैं कि आपके मजहब में मुदाखलत की जा रही है, कब्रिस्तान छीना जा रहा है। ये एक पैटर्न रहा है हमेशा से कि मुसलमान को मेन स्ट्रीम से दूर रखो,
मुसलमान को अनपढ़ रखो, मदरसा रिफॉर्म की भी बात होती है तब कहते हैं कि हमारे दीन में मुदाखलत हो रही है। अब दीन की अगर बात की जाए तो दीन में तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात यही सारी चीजें आती हैं, उसी से एक मुसलमान बनता है। उसके आगे दीन क्या है, हर चीज में दीन कैसे, 3 तलाक में कैसे दीन है, मेरे समझ से बाहर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस तरह से दीन है, ये भी समझ से बाहर है। जबकि हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं, जब क्रिमिनल कोड प्रोसीजर फॉलो करना होता है तो तब दीन में मुदाखलत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुसलमानों के जो रहबर रहे हैं, उनकी राजनीति ही ये रही है कि मुसलमान को अनपढ़ बनाकर रखो। इनफैक्ट अगर आजादी से लेकर हम अब तक बात करें, जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट को हम सभी ने यहाँ पर कोट किया, हम सब जानते हैं कि 2006 में आई है, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। उसके बावजूद सरकारों ने, लीडरशिप ने, जो सो कॉल्ड मुस्लिम प्रेमी सरकारें रही, उन्होंने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। किस लिए? क्योंकि वो रिवायती लेफ्टिस्ट पार्टियां या मुसलमान लीडर, उनको पता है कि मुसलमान पढ़ लिख गया तो इनके शिकंजे से बाहर निकल जाएगा, तभी कि हर रिफॉर्म का हमेशा विरोध करते हैं। और इसीलिए कांग्रेस भी जब जितने भी अमेंडमेंट्स है, हर चीज का अपोज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इसके लिए भी वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो अब मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखा गया, ये बहुत बड़ा डिबेट भारत में चलता है। और अब इतना दूर रखा गया कि मुसलमान जो है भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गया। लीडरशिप कोई है नहीं, मुसलमानों के वोट की कोई कीमत नहीं बची, ना वो कांग्रेस के किसी काम के। हालांकि कांग्रेस या जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके लिए मजबूरी है कि वो मुसलमानों के लिए आवाज उठाए हैं। जो भी चंद उनको सीटें मिल जाती हैं वो मुसलमानों की, और थोड़े बहुत जो उनके अपने रिश्तेदार अजीज होते हैं उसके नाम पर। लेकिन एट लार्ज मुसलमान भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में टोटली इरेलेवेंट है, और उसके जिम्मेदार हमारे मुसलमान लीडर और लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं। अब मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है, पढ़ लिख रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कोई मुसलमान सड़क पे धरना देने, शाहीन बाग बनाने नहीं आया, बल्कि पटाखे छोड़ते हुए मुसलमान महिलाएं सेलिब्रेट करते हुए, लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनको पता चल गया, उससे पहले उनको उनके अधिकारों की जानकारी ही नहीं थी। उनको पता चल रहा है कि उनके अधिकार क्या है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, या हमारे राइटफुल जो लीगल राइट्स हैं वो क्या है, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें क्या नहीं मिला, हमें किन किन सरकारों ने हमारे साथ क्या चीटिंग की, क्या धोखेबाज हुई, क्यों हम रिवर्स में आजादी के बाद हम ठीक ठाक पोजीशन में हुआ करते थे, क्यों हम इतने पिछड़ गए। तो ये सारी चीजें अब ओपन सोशल मीडिया में सारी चीजें पता चल रही हैं। वक्त पे इतनी डिबेट हुई, लोगों के बीच में जानकारी हुई, इसीलिए हमें आज ये स्थिति नजर आती है। और ओवैसी जैसे नेता, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, मात्र 1 सीट संसद में लेकर बैठे हैं और मुसलमानों के खैरख्वाह बनकर संसद में बैठे होते हैं। पूरे भारत की बात करते हैं, भारत के मुसलमानों की। वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव, पूरे भारत के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर वो होते तो वो हैदराबाद तक सीमित नहीं होते। ये बहुत बड़ा सवाल है। अंबर जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, जी मिर्जा साहब, आपकी परमिशन से। जी जरूर। अंबर जी ने अभी जिक्र किया, देखिए इनकी सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा दर्द यही है कि इनको अब मुसलमानों में भी बंटवारा, विभाजन दिखाई दे रहा है। जो सौगातें मोदी साहब ने 32 लाख मुसलमानों को भेजी है मस्जिदों के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, उसमें भी इनके पेट में दर्द हुआ था कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के समर्थक बन जाए, उनके मुरीद बन जाएं। और अभी जो ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, इसके भी सबसे बड़े लाभार्थी पसमानदा मुसलमान ही होने जा रहे हैं, जिनको इससे महरूम रखा गया था, इनके लाभों से महरूम रखा गया था। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबके पेट में दर्द इसीलिए उठ रहा है कि मुसलमान बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। ओमकार जी, वो ये तो कह रहे हैं कि ये जो मोदी सरकार है ये डिवाइड क्रिएट कर रही है, जबकि जब वो भीम का नारा लगाते हैं तब डिवाइड नहीं होता। जब ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू आ जाएंगे तो उससे डिवाइड क्रिएट हो रहा है, शियाओं का और बोहरों का और आगा खानियों का बोर्ड बन जाएगा तो उससे डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। आप जो मुसलमानों को, जिनको आप मुसलमान कंसीडर नहीं करते, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो आप कह रहे हैं कि डिवाइड क्रिएट हो रहा है। क्योंकि पूरे वक्फ बोर्ड पे जो सबसे बड़ी जब सबसे ज्यादा काबिज रहे हैं वो सुन्नी रहे हैं। अब हालांकि शिया वक्फ बोर्ड की बात करें तो 2 ही राज्यों में है। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनको लेकर सबसे बड़ी समस्या हो रही है, और इन समस्याओं की वजह से ये सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप कुछ कहना चाहते हैं अदिति जी? हाँ डॉक्टर साहब, करें जी, कि जैसे अभी आप पूछे, देखिए जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में जो
अभी जो फिलहाल में जो ओपोजिशन पार्टी है उसका सेंट्रल जो थीम है पॉलिटिक्स का वो ये है कि किस तरीके से हर स्टेट में और सेंटर में हम अपना सरकार बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसके लिए वो दंगा भी करवा सकते हैं, उसके लिए वो देश में इंटरनल सिक्योरिटी का ही प्रॉब्लम डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अभी वेस्ट बंगाल के बारे में बताते हैं, ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी ताउम्र वो वेस्ट बंगाल का वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहती है। इसके लिए वो क्या कर रही है, बहुत ही लार्जर स्केल पे करोड़ों के तादाद में, लाखों के तादाद में रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को अपने देश में ला रही है, अपने एरिया में ला रही है, सबका आईडी कार्ड बनवा रही है, जिससे क्या होगा, वो देश के मुख्य धारा में आ जाएंगे और वो ममता बनर्जी को वोट करेंगे। ममता बनर्जी जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो मुख्यमंत्री रहेगी। हूबहू यही चीज हमारे यहाँ तमिलनाडु में भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। जैसे तमिलनाडु में भी जो गवर्नमेंट है कुछ भी काम नहीं की है, सारा का सारा वो जो करप्शन में इन्वॉल्व है। तो अभी वो क्या कर रहा है, हिंदी और तमिल और हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेज के बीच में वो डिवाइड खड़ा करके एक अलग तरह का मूवमेंट खड़ा कर रही है। मगर आज यूट्यूब का जमाना है, लगभग सब लोग इंडियन वोटर जागरूक हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोग जागरूक हो गए हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं। और यही चीज जो है वो इन लोगों को बहुत ज्यादा खलती है। हमारे यहाँ जो लेफ्ट जिसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो अलग तरह का उल्टी गंगा बहा रही है। सत्य का परिभाषा उसके नेचर से नहीं होगा। वो लेफ्ट मीडिया बोलेगा कि अगर ये गलत को भी अगर वो सही बोलेगा तब वो सही होगा। इस तरह का नैरेटिव चल रहा है, जिसके कारण इस तरह का मोदी का विरोध देखने को मिल रहा है। कभी भी मोदी के समर्थन में विरोधी लोग नहीं आएंगे, चाहे मोदी कितना भी लाख देश को बनाने का काम करे। और आप जानिए कि इतना जो वक्फ बिल पास हुआ उसमें 185 मेंबर लोकसभा में हिंदू वोटर से उनको वोट मिला है, वो लोग मोदी का विरोध किए हैं, वो लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किए हैं। समझिए कितना शर्मनाक बात है ये। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं देशवासियों से कि इस तरह के नेताओं को भी थोड़ा सा संज्ञान लीजिए और जरूरत पड़े तो कभी आए आपके एरिया में तो घेराव कीजिए, उनसे पूछिए मीटिंग करके कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, हिंदू के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी बिहार में ही देखिए, कहने का लालू जी कहते हैं कि यादव से वोट लेंगे, लेकिन अभी क्या था, एक बहुत बड़ा फतुहा के बगल में यादव पॉपुलेटेड एरिया था, उसको पूरा का पूरा जो गांव था उसको वक्फ बोर्ड हड़प रहा था, मगर फिर भी वो चीज बच गया। ऐसे कि थोड़ा दिन पहले एक सामुदायिक भवन वहां पे बना था और उस सब गांव वालों को जिसका जमीन पे वो सामुदायिक भवन बना था उस सबको मुआवजा दिया गया। इसके कारण वो केस जीत गया गांव। मगर देखिए अभी तेजस्वी यादव किस तरह का उल्टी गंगा बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे देश का संविधान खतरे में है, जबकि कुछ भी वैसा नहीं है। लगता है कि आप लोग देखिए जो है इस बात लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, और मैंने 3 दफा शो को खत्म करने की कोशिश की है लेकिन नाकाम रहा हूँ। ओमकार नहीं, जी कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। आखिरी बात और कह दूं। जी लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्या किया था, लोकसभा चुनाव में इन्होंने हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके मोदी को चोट पहुंचाई थी। अभी मोदी जी और अमित शाह इनको रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। बस एक बात और बताना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। बताइए जी। देखिए अभी जो फिलहाल जो अभी आज के पहले जो वक्फ था उसमें क्या था कि यदि वक्फ आपका जमीन को हड़प ले तो वो जो डीएम है कलेक्टर उसको आदेश देता था जमीन को खाली करवाने का और डीएम उसके अंडर में काम करता था। लेकिन अभी जो नया अमेंडमेंट आया है उस अमेंडमेंट के अनुसार यदि वक्फ आपके जमीन को हड़प रही है तो उसका सर्वे अब डीएम करेगा। उसके बाद वो निर्धारित करेगा कि ये जमीन वक्फ का है कि आपका है। मगर पहले वक्फ के अंडर वो कलेक्टर आता था, मगर अब वक्फ ये डिसाइड करेगा कि ये जमीन किसका है, वक्फ बोर्ड का है कि या कोई इंडिविजुअल का है। जी बहुत शुक्रिया
बहुत शुक्रिया आप सबका आज शो में आने का और इतनी महत्वपूर्ण गुफ्तगू करने का। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा शो आज देख रहे हैं उनको वक्फ को लेकर जो है वो काफ़ी जानकारी मिली होगी। और इस जानकारी के माध्यम से मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो, यहाँ पे मुसलमानों के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो इस्लाम का चूरन बेच के सियासी दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं, वो मुसलमानों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। और ये फिनोमेना सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं है, ये फिनोमेना यूरोप में भी है, जहां फेथ स्कूल खोले गए हैं और मुसलमानों के जो फेथ स्कूल हैं उनमें बच्चों को डाला जाता है। और यहाँ पे बहुत बड़ी एक कैंपेन है जो कहती है कि फेथ स्कूल्स बंद करें, क्योंकि फेथ स्कूलों में सोसाइटी को तकसीम कर दिया है मजहबी बुनियादों पे। तो हम इसी नोट पे आज के आप प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं बस कि इस संदर्भ में एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, 1 जी मिनट जी सिर्फ। जी 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 करें जी, करें, बिल्कुल करें। जैसे जी जब देश आजाद हुआ था, तो हमारे पहला जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद थे, वो एक मदरसा में स्पीच दिए हैं, शायद 1958 के आसपास, लखनऊ के आसपास कोई मदरसा था, उसमें स्पीच दिए हैं। उसमें उनको क्लियरली कहना था कि ये जो एजुकेशन है, जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश ये सब पढ़ते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि मुसलमान बच्चों, तुम्हारे लिए ये बेकार चीज है, इससे तुम्हारा तरक्की नहीं होगा, तुम्हारा तरक्की दीनी तालीम से होगा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कितना मुस्लिम जो हायर सोसाइटी है वो लोअर लोग को कितना शिक्षा से दूर रखना चाह रहे हैं। और ये तो फिर सवाल उनसे करना चाहिए ना, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बनाया जो कहता है कि ये साइंस वगैरह की तालीम से तुम्हें नहीं होगा, तुम दीनी तालीम हासिल करो। बहरहाल नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी टुडे। बहुत थैंक यू सो लाइवली मच डॉक्टर डिबेट साहब, हुई है। नमस्कार, और सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जी एंड नमस्कार। मैं जो आखिरी जुमला ये कहना चाहता वो ये था कि भारत हमारा देश है, भारत हमारी जो है वो पुरखों की और हमारी जन्मभूमि है। भारत जो है वो दुनिया की एक ऐसा खिता है जिसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा गया है। भारत के अंदर के दरिया, जो दरिया बहते हैं, वहाँ से जो है वो दुनिया ने तहजीब और तमद्दन की इब्तदा की है। इस भारत को हमें बचाना है, इस भारत को हमें तरक्की देनी है, और इस भारत को हमें ऐसे जो काली भेड़े तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो, क्योंकि वो रेसिज्म आ जाता है, यू कांट कॉल अ शीप ब्लैक इन यूरोप नाउ, क्योंकि वो शिप कहते हैं कि बोल दीजिए, ब्लैक। खाली शिप बोल दीजिए, डोंट यूज हाँ, ब्लैक। ये जो बीमार भेड़े हैं जो गंदगी फैला रही हैं, जो हमारे दरमियान मजहबी बुनियाद पे हमें एक दूसरे से अलहदा करती हैं, इनको हमें पहचानना होगा। और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर कि मुसलमानों को एक सियासी क़यादत की ज़रूरत है। और मैं कितने सालों से ये बात कह रहा हूँ कि भारत के मुसलमानों के पास मजहबी लीडर तो मौजूद हैं, सियासी लीडर नहीं है। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद।